प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेखा अजवानी आपसे भौगोलिक चिंतन की चर्चा कर रही थी। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट की, बल्कि ये कहना चाहिए कि एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट आपके सिलेबस का हिस्सा है। भारत में भूगोल का विकास। अब भारत में भूगोल का विकास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एंशियंट ज्योग्राफिकल थॉट से शुरू करना होगा। उसी की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे। हमने अपने पिछली जो चर्चा की उसमें ये पाया कि जो भी वैदिक और पौराणिक जो भी आख्यान हमारे पास उपलब्ध थे चिंतन के सोर्स के रूप में, उनमें पृथ्वी का अध्ययन एक ग्रह के रूप में, ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में गहनता से करने का प्रयास किया गया था। विद्वानों का बहुत कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी और अन्य नक्षत्रों के बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित होते हैं, किस प्रकार की इनमें इनके मध्य में गतियां मिलती हैं और किस प्रकार की प्रक्रियाएं ब्रह्मांड में संचालित होती हैं। इन सब पर कंसंट्रेशन रहा चिंतकों का। और अगर हम उसको सबको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि चार प्रक्रियाओं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन वेदों और पुराणों में मिलती है। आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड फिलोसॉफिकल ओरिजिन ऑफ द universe. The Rig Veda mentions a number of gods who performed various functions during the process of creation. These gods were the artists who contributed their skill to the construction and completion of the universe. They wove various materials into a pattern and shaped the universe by blasting and smelting. The universe was compared to a house, and Rig Veda alludes the various stages in the construction of the universal house. The views regarding this was the artistic origin of the universe. ऋग्वेद में ये मेंशन किया हुआ है कि विभिन्न जितने भी हमारे भगवान हैं, जो भी ईश्वर या देवता हैं, उन देवताओं के अपने अपने काम हैं, उनकी अपनी अपनी दक्षता है और अपने अपने का, जैसे एक अग्नि के देवता हैं, एक वायु के देवता हैं, एक हम जिनको कहते हैं धन्वंतरी तो खैर चिकित्सा विज्ञान के देवता हैं, विश्वकर्मा जो जिनको कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स अपना इष्ट मानते हैं। तो ऋग्वेद ने ये मेंशन किया कि सभी देवताओं के अपने अपने काम, अपनी अपनी दक्षता है और अपनी अपनी कला के माध्यम से समस्त देवताओं ने इस ब्रह्मांड के निर्माण को करने का प्रयास किया, क्रिएट किया इसे। ये उनकी रचना है। इसकी रचना करने का प्रयास किया उन्होंने अपनी अपनी कला के माध्यम से। और अपनी इस कला प्रक्रिया के दौरान उन्होंने विभिन्न तत्वों को एकत्र किया, उन्हें पिघलाया, उन्हें जमाया, उन्हें तोड़ा, उन्हें ब्लास्ट किया, विस्फोट किए और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि हम किसी चीज़ को बनाते हैं आर्टिस्टिकली, वैसे उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और बहुत सारे मटेरियल को लेकर उसकी रचना की। इसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्सल हाउस कहा। जैसे एक मकान का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा, उसी तरीके से उन्होंने विभिन्न तत्वों को लिया, उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा और फिर पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर आकार में, पर्टिकुलर आकृति में उनको अरेंज किया, व्यवस्थित किया। जैसे कि एक मकान का निर्माण होता है, ऐसे ही यूनिवर्सल हाउस, इस ब्रह्मांड रूपी मकान का निर्माण किया। इसे हम आर्टिस्टिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। Then the views regarding the mechanical origin of the universe developed in the last phase of Rigveda period. If more the ancient Indian geographical concepts. उसके बाद क्या हुआ कि मैकेनिकल ओरिजिन डेवलप हुआ इसका ब्रह्मांड का। उसकी अवधारणा डेवलप हुई कि यांत्रिक रूप से, या कहना चाहिए मशीनी तौर पर, मैकेनिकल यांत्रिक तरीके से किस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई। प्लैनेट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 5 गॉड्स। इसमें क्या हुआ कि प्लैनेट्स को 5 देवताओं के रूप में मान लिया गया, वर्णित किया गया। द एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ पुरानिक पीरियड एस्टैब्लिश्ड 9 प्लैनेट्स: the sun, the moon, the Mars, the Mercury, the Jupiter, the Venus, the Saturn, Rahu and the Ketu. The astrophysical characters of some of the planets have been described in the classical literature. Buddha, that is Mercury, has been described of green color, Shukra, that is Venus, of white color, Mangal, Mars, of red color, Brahaspati, Jupiter, of yellow color, and Shani, Saturn, of black color. फिर इन्होंने
जो दूसरा एक व्यू आया वो ये आया कि सारे ग्रहों को देवता मान लिया गया, 9 प्रमुख ग्रह स्थापित किए गए या माने गए, जिसमें सौरमंडल की जो वर्तमान अवधारणा है वो नहीं थी। उस समय में सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और राहु और केतु, ये 9 ग्रह माने गए और इन 9 ग्रहों का अरेंजमेंट जो है वो मैकेनिकल तरीके से किया गया। इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ये चीज़ें उस समय में मिलती हैं। इसके अलावा जब हम फिलॉसफिकल ओरिजिन की तरफ जाते हैं या हम इसके इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम फिर ये पाते हैं कि एक दार्शनिकता डेवलप हुई। एक दार्शनिक आधार पर ये स्थापित करने का प्रयास किया गया कि शून्य है, बेसिकली शून्य था, और जिसको कि हम अपनी माइथोलॉजी में शक्ति की अवधारणा कहते हैं, शिव और शक्ति की अवधारणा कहते हैं। उस हिसाब से उस शून्य में से उसके बाद एक ज्योतिपुंज आया और उसके बाद पृथ्वी की ब्रह्मांड की का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड की रचना हुई। इस प्रकार की अवधारणाएं भी इसमें इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट में मिलती हैं और जो एंशिएंट ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें मिलती हैं, जिसमें इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कल्पना की गई। इसके अलावा जिन आकाशीय या ये कहना चाहिए कि जिन ब्रह्मांड रिलेटेड जिन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया या जिन प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जिनका जिक्र मिलता है, उनमें एक है ग्रहण, इक्लिप्सेस। जो आज हम जानते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक जो परिस्थितियां हैं, परस्पर जो सिचुएशन है, जो उनकी लोकेशन है ब्रह्मांड में या उनके परिक्रमा के पथ पर, उसके बदलने से या उसके एक पर्टिकुलर इक्वेशन पर आने से, एक पर्टिकुलर विशिष्ट समीकरण के द्वारा ग्रहण बनते हैं। हम आज ये जानते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक जो, क्योंकि तीनों जो है वो अपने पाथ पर परिक्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तीनों की जो पारस्परिक परिस्थितियां हैं, सूर्य तो परिक्रमण, और इनकी परस्पर परिस्थितियों की वजह से ग्रहणों की उत्पत्ति होती है। उस समय ग्रहण के बारे में क्या कहा जाता था, ये बात हम पढ़ते हैं। The ancient Indian scholars were conscious of the causes of occurrence eclipses. It was because of the knowledge that they have been performing some rituals and ceremonies on the day when eclipses occurred. The Aryans considered an eclipse as inauspicious and a herald of disaster. It was also believed that if a solar and a lunar eclipse occurs in the same month, it becomes more disastrous. Varaha Mihir has considered the effect of eclipse month-wise and emphasized that eclipse in Pus, that is December, leads to famine, and its occurrence in April and May results into good rainfall, while an eclipse in Fagun, that is March, and Arad, that is June, are inauspicious. ग्रहणों के बारे में विद्वान बहुत क्यूरियस थे, बहुत जिज्ञासु थे, और होता ये था कि जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिस्थितियां बनती थी तो वो बहुत अजीब परिस्थिति उन्हें लगती थी, उन्हें बहुत खतरनाक सी परिस्थिति लगती थी, मतलब डरावनी परिस्थिति लगती थी। इसीलिए ग्रहण को और इनसे ग्रहण को जो है वो एक अवांछित गतिविधि के रूप में वो देखने लगे। उस समय का जो मानव समुदाय था, उन्होंने ये मान लिया कि ये किसी आपदा का संकेत है, ग्रहण किसी आपदा का संकेत है, और इसीलिए ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और कुछ इस तरीके की सेरेमनीज, कुछ रिचुअल, कुछ रीति रिवाज डेवलप हो गए, जिनसे ये कोशिश की जाने लगी कि हम जो शक्तियां हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, उसे हम प्रसन्न करें ताकि हमें इन जो आपदाएं हैं उनसे मुक्ति मिल सके। वराह मिहिर ने भी महीनों के हिसाब से डिसाइड किया है कि कब ग्रहण आएगा, किस महीने में, तो वो कितना डिजास्टर्स होगा, कितना खतरनाक होगा, कौन सी आपदा आएगी, इस तरीके से भी इसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है वराह मिहिर ने। और ये भी माना जाता था कि अगर एक ही महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा आपदा के संकेतक होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्बादी पूरी पृथ्वी पर, जो नेचुरल डिजास्टर्स की है, जो विपत्तियाँ हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो ज़्यादा आती हैं। वराह मिहिर ने जो कहा, उनके हिसाब से कि अगर दिसंबर में, जिसको कि पूस का महीना कहते थे, जो हिंदू कैलेंडर है उस हिसाब से, उसमें अगर ग्रहण आता है तो उससे अकाल पड़ता है, एंड अगर अप्रैल और मई में आता है तो अच्छी वर्षा होती है।
जबकि अगर फागुन यानी मार्च में अगर पड़ता है या जून में पड़ता है तो वो इनऑस्पिशियस है, वो अवांछित है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो बुरे का संकेतक है। द कंसेप्ट ऑफ पृथ्वी इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन भी एक ग्रह के रूप में इंडिविजुअली पृथ्वी का अध्ययन भी उस समय के थॉट में मिलता है। पृथ्वी का स्वरूप कैसा है वो ज्योग्राफी का, क्योंकि बेसिक जो अध्ययन विषय जो विषय वस्तु है वो ये है। हालांकि ये भी सच है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, कि एंशियंट इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट में कहीं भी एंशियंट सोर्सेज में हमें ज्योग्राफी शब्द नहीं मिलता है, या हमें ये नहीं मिलता कि हम भूगोल का चिंतन कर रहे हैं। वो स्कॉलर्स थे, वो विद्वान कह सकते हैं, हम उनको ऋषि कह सकते हैं, हम उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं, हम उनको देवर जस्ट स्कॉलर्स। उन्होंने अध्ययन किया उस समय सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रकृति ने जहाँ जहाँ जिज्ञासा उत्पन्न की मनुष्य के मन में, वहाँ वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। आज हम उसको ज्योग्राफी के उसमें स्फेयर में ले लेते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ पृथ्वी, दैट इज अर्थ, इज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। द वर्ड पृथ्वी, अर्थ, हैज बीन यूज्ड profusely in the Vedas and the Puranas. The word Bhugol, geography, in the ancient Indian literature signifies the spherical shape of the earth. The spherical shape of the earth was visualized by Aitreya Brahmana, who stated that sun neither sets nor rises. We feel that it sets, but in reality, at the end of the day, it goes to the other side. Thus, it makes night on this side and day on the other. There are other evidences also, like the shadow of the earth during lunar eclipse is circular. From this it may be inferred that the earth is spherical in shape. सबसे पहले पृथ्वी की आकृति की बात की गई कि पृथ्वी की आकृति गोल है, वृत्त नहीं है, गोल है। आप लोग थर्ड ईयर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा होगा, गोलाभ आरेख और वृत्त आरेख में अंतर होता है। वृत्त जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, गोला 3 डायमेंशनल होता है। हम स्फेयर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी त्रिविमितीय है, स्फेरिकल शेप है, जिसके लिए अगर हम भूगोल ये ज्योग्राफी को जो अगर हम ट्रांसलेट करते हैं कि उस समय जब भी भूगोल अपने अस्तित्व में आया, तो जो भूगोल है, भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल, तो पृथ्वी गोल है, ये कंसेप्ट उसी समय था। और उस बात पर को स्पष्ट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि उस समय बिल्कुल ये माना जाता था, माना नहीं जाता था बल्कि ये स्थापित था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को गोल ही माना गया। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि सूर्य न उगता है न डूबता है, वो सिर्फ दूसरे साइड में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। वो एक जगह से दूसरी साइड में चला जाता है, पर वो न उगता है न डूबता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी गोल है इसको प्रमाणित करने के लिए ये बात कही थी। इसके अलावा जब ये देखा गया कि जब चंद्र ग्रहण होता है, तो जो ग्रहण में जो पृथ्वी की छाया जब पड़ती है तो वो गोल होती है। तो नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट गोल होगा तभी उसकी परछाई गोल पड़ेगी। तो उससे भी उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी के आकार के विषय में भी सबसे पहले बात इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट में की गई, और उस समय में भी पृथ्वी को गोल ही माना गया। इससे समय की थोड़ी सी हमारे पास सीमा होती है। हम अगले लेक्चर में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।